नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है साइंस मीन्स विज्ञान। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं CBSE क्लास 10th की कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय का अध्याय 3। जैसा कि मैं पहले ही इस अध्याय का आधा पार्ट पब्लिश कर चुका हूं, यानी इसकी आधी वीडियो पहले ही मैंने डाल रखी है। अगर आपको पता ना हो या आपने ना देखी हो तो उसे ज़रूर देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो लेसन 3 के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो को देख लें और उसके बाद इसे भी देखें तो पूरे चैप्टर की नॉलेज आपको डीपली हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म की जब हम बात करते हैं तो कभी भी जब हम रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं तो निम्नलिखित चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनसे रिएक्शन की बात आती है, अभिक्रिया की बात आती है। सबसे पहले वायु में ऑक्सीजन है जो कि एक अभिक्रियाशील अधातु गैस है। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया, फिर अम्ल के साथ धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्षार के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं या अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसका अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। याद रखें, जब कभी भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। सोडियम यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है जिसका फॉर्मूला Na2O होता है। यदि हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि एक वाइट पाउडर होता है। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पे है वो हमें कहीं सप्लाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमारे वातावरण में जो गैस है वो स्वतः यानी अपने आप ही मिल जाती है धातु को और वो जलने लग जाती है। अगला टॉपिक है कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जब कभी भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है। उदाहरण के लिए अगर मैं सोडियम को जल से अभिक्रिया कराऊं तो NaOH बनता है। ये क्षार होता है, क्षारक, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील है तो इसलिए मैं आपको ये रोचक जानकारी बता दूं कि मात्र एक चने के बराबर सोडियम का छोटा सा टुकड़ा चने के बराबर अगर जल में डाला जाए तो ये इतनी तेज अभिक्रिया होती है कि एक काफ़ी ठीक ठाक धमाका होता है जिससे बीकर भी फट सकता है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट देखना हो तो आप YouTube पे हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो जरूर देखें। तो आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब कभी भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सोडियम क्लोराइड मीन्स लवण बनता है जिसे हम इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, चाहे कोई भी अम्ल हो, तो हमेशा लवण बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, सोडियम जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम जब H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिस प्रकार से धातुएं अभिक्रिया करती हैं उसी प्रकार से अधातुओं के भी कुछ रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जैसे अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर जब अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। मैं आपको दोनों के ऑक्साइड में मतलब धातु के ऑक्साइड में और अधातु के ऑक्साइड में अंतर समझा दूं। धातु ऑक्साइड जो होती है वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, परंतु उनका जो नेचर है, जो उनकी प्रकृति है, वो क्षारीय होती है। जबकि अधातु जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अधातु जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं उनमें धातुएं होती हैं और जितने भी क्षार होते हैं उनमें धातु होता है और जितने भी
अम्ल होते हैं उसमें अधातु होती हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जितने भी अम्ल हैं उन सब में अधातुएं उपयोग होती हैं और जितने भी क्षारक हैं उन सब में धातु का उपयोग किया जाता है। अधातुओं के रासायनिक अभिक्रिया के तहत अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे इसका सही उदाहरण अगर आप लें तो कोयले को अगर आप पानी में डालेंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि अम्ल अधातुओं से ही बना होता है और अधातुएं अधातुओं से बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं और वो आपस में अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि अधातुओं से ही अम्ल बनता है। जब हम बात करते हैं धातु और अधातु की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रोचक तत्व हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ या फिर ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जो दूसरी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। क्योंकि जब धातुओं की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो उस हाइड्रोजन में नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, जोड़ देता है, जिससे हाइड्रोजन जल में यानी कि वाटर के अणु में बदल जाती है। तो यही कारण है कि जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती बल्कि जल निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर दो ही ऐसे तत्व हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। इनके साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रिक अम्ल के साथ ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और आपको एक बहुत ही बेहद रोचक तथ्य और बता दूं कि जब हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को जब हम 3:1 में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं, उसका विलयन बनाते हैं, तो उसको हम एक्वारेसिया कहते हैं। एक्वारेसिया क्या होता है? तो एक्वारेसिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, मिश्रण होता है सॉल्यूशन का, कि इसमें अगर हम सोना डालें या प्लेटिनम डालें तो वो उसमें ठीक उसी प्रकार से घुल जाता है जिस प्रकार से अगर हम नमक डालें 1 चम्मच पानी में, 1 गिलास पानी में, तो वो अच्छी तरह उसमें घुल जाता है और हमें कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से एक्वारेसिया में गोल्ड यानी सोना और प्लेटिनम अच्छी तरीके से घुल जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। और इसी विधि का या यूँ कहें इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके कभी कभी चोर बड़े बड़े मंदिरों में सोने की मूर्तियों पर जल डालकर, और वो जल नहीं डालते, वो यही मिश्रण डालते हैं जिसे हम एक्वारेसिया कहते हैं, जिससे क्या होता है कि सोना जो है धीरे धीरे गल जाता है और गल के उसके साथ जो है जहाँ पर वो इकट्ठा होता है, बाहर की तरफ निकलता है, वहाँ पे वो इसे इकट्ठा कर लेते हैं अपने बर्तन में और बाद में इसको मिश्रण से गोल्ड को अलग कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्वारेसिया होता है ये भभकता हुआ और इससे भाप जैसी, ठीक है ना, जैसे भाप निकलता है पानी से, ठीक वैसे ही इसे भाप या धुआं टाइप का निकलता रहता है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रियाशीलता श्रेणी। जी हाँ, बहुत सारी धातुएं होती हैं और अलग अलग उन सब की अपनी अपनी अभिक्रियाशीलता होती है। यहाँ अभिक्रियाशीलता से मतलब है कि कौन सा धातु बहुत तीव्र अभिक्रिया कर लेता है किसी भी ऑक्सीजन से या फिर वाटर से, और कौन सा धीरे धीरे करता है या कौन सा बिल्कुल नहीं करता। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कुछ तत्व लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम लगभग बराबर होती है, लेकिन पोटेशियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और चांदी और एयू गोल्ड यानी सोना। तो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। यही कारण है कि हम उसके गहने बनवाते हैं, आभूषण बनवाते हैं और वो सुंदर दिखते हैं, और उन पर ऑक्सीजन की या फिर जो ऑक्साइड्स होते हैं वातावरण में
वो नहीं लगते हैं, नहीं जमते हैं। बाकी जितनी भी धातुएं हैं, जैसे लोहा है उस पर ऑक्साइड जम जाता है, जंग लग जाता है। चांदी है वो काली हो जाती है, और भी दूसरे जो तत्व हैं उनके साथ कोई ना कोई ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होता है धातुओं में। इसे याद रखिए अच्छे तरीके से। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन इसको जरूर याद रखें क्योंकि जब आगे आप जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं। लवण का मतलब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसे हम साल्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। और लवण जो होते हैं, अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमारा दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण देख सकते हैं। इस प्रकार से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक दोनों ही बहुत उच्च होता है। इसका मतलब यह है कि क्वथनांक का मतलब होता है उबलने का तापमान, और गलनांक का मतलब होता है गलने का तापमान। यानी ठोस से द्रव बनते वक्त गलता है कोई भी पदार्थ, और द्रव से गैस बनते वक्त उबलता है। तो गलनांक और क्वथनांक इनके बहुत ही उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसका कारण ये है कि इनके अणुओं के बीच बहुत ही प्रबल वैद्युत बल काम करता है। यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच होता है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, और जहाँ भी दो अपोजिट चार्ज होते हैं वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। यही कारण है कि इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। आइए अब अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, धातुओं की प्राप्ति। अब धातुएं कहाँ से मिलती हैं? तो दोस्तों ये जानना बड़ा ही रोचक है कि जो हमारे आसपास इतनी अच्छी अच्छी धातुएं हैं, चमकती हुई धातुएं हैं, सुंदर हैं, सोना है, चांदी है, स्टील है, ये सभी जो है ज़मीन के नीचे से निकलती हैं। और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, और जिसकी मोटाई लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है, उसमें ये सारी धातुएं पाई जाती हैं। कुछ धातुएं जैसे सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्र के पानी में घुली हुई अवस्था में रहती हैं। अधिकांश धातुएं पृथ्वी की ऊपरी परत में मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और प्राकृतिक रूप से सभी धातुएं जो हैं बहुत सारी अशुद्धियों के साथ होती हैं। इन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। उसके बाद है कि धातुएं जिस रूप में भूपर्पटी में होती है उसे हम खनिज कहते हैं। और खनिज जो है कई रूपों में पाया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धातुएं अभिक्रियाशील होती हैं, और यही कारण है कि धातुएं ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। जिन खनिजों से धातुओं को आसानी से और लाभ के रूप में निकाला जा सकता है उसे हम अयस्क कहते हैं। जी हाँ, खनिज कई प्रकार के हो सकते हैं, तो जिस खनिज से अधिक मात्रा में और लाभ के रूप में हमें धातु मिलती है उसी खनिज को हम अयस्क कहेंगे। और धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, यानी जो धातु हम निकालते हैं उसको प्राप्त कैसे करते हैं, जैसी अवस्था हम अपनी चारों तरफ उन धातुओं को देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसका ये चरण है आपकी स्क्रीन पे कि खनिज में से हम वो खनिज चुनते हैं जो बहुत ही लाभ के रूप में और आसानी से धातु का निष्कर्षण हो सके जिससे, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। तो अयस्क का समृद्धिकरण करते हैं। अयस्क का समृद्धिकरण का मतलब है कि जो भी अयस्क जमीन से निकलता है उसके साथ रेत, मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसको धोकर या फिर किसी भी और विधि से उसको हटा दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अयस्क का समृद्धिकरण। और अयस्क का समृद्धिकरण करने के बाद से अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनका अलग अलग तरह से रासायनिक प्रक्रम किया जाता है। और जो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और जो कम होती हैं और जो मध्यम होती हैं, इन सब के लिए अलग अलग चरण हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण, तो वो कैसे करेंगे? तो कम अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें गर्म करके सीधे शुद्ध धातुओं या फिर कार्बन के साथ इसका अपचयन करके प्राप्त किया जाता है। जैसे HGS मीन्स ये है सीना बार। जब हम सीना बार को गर्म करते हैं तो ये अयस्क है HGS यानी सल्फाइड अयस्क है मरकरी का। जब हम इसको हीट करते हैं
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। जब हम HgO को हीट करते हैं तो वो Hg मतलब मरकरी लिक्विड रूप में अलग प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार से शुद्ध धातु हमें मिल जाती है। तो जो भी कम अभिक्रियाशील होती हैं उनके अयस्क मुख्य रूप से धातुओं जो होते हैं, धातु या धातु, वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु में जो होती हैं वो दो रूप से खनिज, जो उनके खनिज हैं दो रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड में और कार्बोनेट में। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं और ऑक्साइड में बदल देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं, और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, जिसे हम निस्तापन कहते हैं। मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं और निस्तापन में हम कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं। भर्जन में ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होती है, जबकि निस्तापन में ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होती है। इसके बाद कार्बन के साथ इसका अपचयन करके इसे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। अब उन धातुओं की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम, पोटासियम, ये सारी धातुएं जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। तो ऐसी धातुओं को कार्बन के द्वारा अपघटित नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि कार्बन में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह इतनी अभिक्रियाशील धातुओं को ऑक्सीजन उनसे निकाल सके। तो इसीलिए ऐसी धातुओं को हम घोल लेते हैं और इनका विलयन बना लेते हैं, इनके साल्ट का, लवण का विलयन बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ दो कैथोड और एनोड, दो पोल लगा देते हैं, दो रॉड लगा देते हैं, जिसको एक को कैथोड कहते हैं जो नेगेटिव होता है यानी कि ऋणात्मक सिरा होता है, दूसरा एनोड जो कि धनात्मक सिरा होता है। और जब इनसे करंट पास करवाया जाता है तो जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लूँ तो सोडियम होता है पॉजिटिव और Cl होता है माइनस यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला जो पोर्शन है क्लोरीन वो जमेगा पॉजिटिव एनोड पर, और जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन से तो ऐसा ही होगा, सोडियम जम जाएगी कैथोड पे इकट्ठी हो जाएगी और क्लोरीन जो है एनोड पर इकट्ठी हो जाएगी, और इस प्रकार से हम इन धातुओं को बाहर निकाल के शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।